कंपनी बंद हो चुकी थी, तनख्वाह का तो सवाल ही नहीं बनता था। हुसैन नवाज ने पनामा केस के फैसले पर खामोशी तोड़ दी। जेआईटी की तश्कील में तासुब आया, हंगामा खेज इंटरव्यू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज ने पनामा केस के अदालती फैसले के हवाले से खामोशी तोड़ते हुए जेआईटी की तश्कील में तासुब और राजदारी आया की है। हुसैन नवाज ने 2006 के बाद से नवाज शरीफ की तनख्वाह की वसूली का सबूत मांगते हुए कहा कि मुतालिका कंपनी तो बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी, तनख्वाह का तो सवाल ही नहीं बनता था। मेरा फ़ोटो जानबूझकर तजलील के लिए लीक किया गया। टेलीफोनिक इंटरव्यू में हुसैन नवाज ने जस्टिस एजाज अफजल खान के पनामा फैसले से मुताल्लिक दावों के बारे में सवालात के जवाब दिए। इससे पहले जस्टिस एजाज अफजल ने इंटरव्यू में अपने फैसले की तफसीलात पहली बार रिटायरमेंट के बाद बयान की थी। हुसैन नवाज ने रिटायर्ड जज एजाज अफजल के इस एतराफ़ को जानिबदारी और कानून के बुनियादी उसूलों का मजाक करार दिया, जिसमें उन्होंने जेआईटी के मुंतखब करदा अफसरान को व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए शामिल किया। उन्होंने कहा कि अगर शफाफियत मतलूब थी तो उन्हें खुद शफाफ होना चाहिए था। जेआईटी की तश्कील में धांधली और खुफिया व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए क्या वजह थी? अगर उन्हें जेआईटी में ईमानदार और शफाफ अफराद चाहिए थे तो वो खुली अदालत में कह सकते थे और कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। इसके बजाय उन्होंने पसे पर्दा जाकर अपने मुंतखब करदा अफराद को शामिल कराया और उसे सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। आप मुमकिन मुदाखलत का हवाला देकर अपनी जानिब से सिस्टम को नज़रअंदाज करने की वजह नहीं बना सकते, और हुकूमत मुदाखलत कर भी कैसे सकती थी जब आपको उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत हासिल हो। बाल्फाज दीगर ये अदालती इख्तियार और अदालती अमल के गलत इस्तेमाल का खुला और नाकाबिले माफ़ी गलत इस्तेमाल था, जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या जेआईटी के लिए नामजद अफराद को जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान के मुताबिक काबिल रसाई और समझौता शुदा समझा गया था, तो हुसैन नवाज ने कहा कि ये उनके अफराद के बारे में नहीं था जो इब्तदाई दौर पर कानूनी इदारों ने नामजद किए थे। ये उनके मुंतखब करदा अफराद को जेआईटी में शामिल करने के बारे में था ताकि जनरल फैज़ के मकासद को पूरा किया जा सके। इस पूरी कार्रवाई में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख का अहम किरदार था जब वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात बनाए और बाद में उन्हीं मुकदमात का फैसला करने के लिए बेंच में बैठे, जो खुद ही मुकदमे को कलअदम करार देने के लिए काफ़ी है। हुसैन नवाज ने मज़ीद कहा कि जेआईटी की तश्कील मुकम्मल तौर पर एंटी शरीफ अफसरान पर मुश्तमिल थी जो अपने मकासद के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने अकामा के बारे में भी वजाहत की कि मेरे ख़ानदान के जिला वतनी के बाद नवाज शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी के ज़रिए यूएई की रिहाइश हासिल की थी। ये कानूनी बंदोबस्त था, करप्शन नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक से आमिर अजीज़ उनके अहम साथी और उस वक्त के मुआविन थे और यकीनन उन्हें जेआईटी का हिस्सा बनाया गया। बिलाल रसूल, जो कि हमाद अज़हर के पहले कज़न हैं और उनके साथ करीब से काम कर चुके थे, उनको भी व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए जेआईटी में शामिल किया गया। आखिरकार एजेंसीज़ के अफसरान के अलावा जो डॉन लीग सी जेआईटी में भी शामिल थे, चेयरमैन नैब को एक और व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए कहा गया कि वो इरफान नईम मंगी को नामज़द करें। इस तरह जेआईटी को मुकम्मल तौर पर शरीफ मुखालिफ अफसरान पर मुश्तमिल बनाया गया जो अपने कठपुतली के मकासद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। आमिर अजीज़, बिलाल अजीज़ और नईम मंगी के करीबी ज़राए ने उनकी नामजदगी में किसी बददियानती के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि वह जेआईटी में हुकूमती हिदायत के मुताबिक शामिल हुए थे। हुसैन नवाज ने कहा, एक अहम कानूनी उसूल है कि कोई भी शख्स अपने ही मामले का जज नहीं बन सकता। यही अजमत सईद शेख थे जिन्होंने पहले मुशर्रफ दौर में इन बेबुनियाद मुकदमात की बुनियाद रखी और फिर पनामा बेंच पर बैठकर फैसला दिया। मुख्तसरन ये है कि सब कुछ पहले से तयशुदा था। वो चाहते तो बगैर समात के फैसला सुना दे और कौम का वक्त और पैसा बचाते। एक सवाल पर हुसैन ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि जजेस पर कोई दबाव था या वो ज़ाती बुग़्ज़ की बुनियाद पर काम कर रहे थे, लेकिन मुझे जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इंकशाफात से मालूम होता है कि उस वक्त दबाव मामूल बन चुका था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तारीफ़ करते हुए हुसैन नवाज ने कहा कि वो पनामा जजेस के बरक्स दिलेर थे और अपने उरूज पर रहकर हक़ का रास्ता चुना और जनरल फैज़ की धमकियों का सामना किया जब उन्होंने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हाल ही में चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने भी पनामा फैसले की मसम्मत की है। जब उनसे जिल्द 10 के राज के बारे में पूछा गया जो आज तक अफशा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा, जिल्द 10 में कुछ नहीं है, 0 जमा 0 ही होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने किसी अहम मवाद के होने के ख्याल को मुस्तरद कर दिया। क्या आप जानते हैं कि जेआईटी ने दस्तावेज़ात कैसे हासिल की? उनकी नाअहली का मरकज़ी दस्तावेज़ महज कंप्यूटर स्क्रीन का एक स्क्रीन शॉट था जो मोबाइल कैमरे से लिया गया था। यह ना तो मुताल्लिका हुकाम से जारी हुआ था, ना ही नोटराइज था और ना ही कानूनी तौर पर तस्लीम किया जा सकता था, मगर इस बेंच ने न सिर्फ इसे कबूल किया बल्कि इस पर सवालात की भरमार कर दी। जल्दबाजी में उन्हें सिर्फ एक बात का एहसास नहीं हुआ कि हकीकत को जांचें। हुसैन नवाज ने मजीद कहा, कोई सबूत नहीं कि 2006 से तनख्वाह वसूल हुई थी।
انہوں نے جج پر حقائق کو غلط انداز میں پیش کرنے کا الزام عائد کیا اور مطالبہ کیا کہ اگر کوئی ایسا ثبوت ہے تو دکھایا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے کوئی ایسی دستاویز نہیں تھی جو واضح طور پر ثابت کرے کہ 2006 سے تنخواہ وصول ہو رہی تھی۔ اس کیس میں نہ تو کوئی وصولی تھی اور نہ ہی کوئی واجب الادا رقم تھی، کیونکہ کمپنی پہلے ہی غیر فعال ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کی قانونی حیثیت ختم ہونے کے بعد اگر کمپنی کا وجود ہی نہیں تھا تو وصولیاں کہاں سے ہوتیں؟ اقامہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے حسین نواز نے کہا، فوجی بغاوت اور میرے خاندان کی جلا وطنی کے بعد، جو کہ کسی قانون کے تحت جائز نہیں تھی، نواز شریف نے سعودی عرب چھوڑنے کے بعد اپنے بیٹے کی کمپنی کے ذریعے UAE کی رہائش حاصل کی۔ رہائش حاصل کرنے کے قانونی تقاضوں میں آن لائن کچھ معلومات جیسے تنخواہ وغیرہ شامل کرنا لازمی تھا۔ یہ تنخواہ نہ کبھی مانگی گئی اور نہ کبھی ملی۔ حسین نواز نے زور دیتے ہوئے کہا، پاناما کیس کی سماعت کے وقت کمپنی کا وجود نہیں تھا، اس بات کو دہراتے ہوئے کہ تنخواہ کی وصولی ممکن نہیں تھی۔ وہ منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہیں کوئی کرپشن نہیں ملی تو ایک معمولی بہانے کا سہارا لے کر انہیں ہٹا دیا۔ اصل میں انہیں صادق اور امین نہ ہونے کا فیصلہ محض ایک غیر وصول شدہ تنخواہ کے اکاؤنٹ پر کیا گیا جو کہ غیر موجود کمپنی سے تھا۔ یہ ایک ایسا کمزور اور بدنام فیصلہ ہے جسے کوئی وکیل یا جج قانونی مثال کے طور پر بھی نہیں دینا چاہے گا۔ JIT نے کرپشن کا کون سا ثبوت پیش کیا ہے؟ ان کی رپورٹ میں سوائے بے بنیاد بیانات اور مفروضات کے اور کیا تھا؟ وہ کوئی جرم ثابت کرنے میں ناکام رہے اور بینچ نے ایک بار پھر ایک وزیر اعظم کو صرف اس بنیاد پر گھر بھیج دیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی تھی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کے مقصد کو پورا کر رہے تھے۔ حسین نواز نے یہ بھی کہا کہ حدیبیہ کیس کو ہائی کورٹ نے 2 بار اور سپریم کورٹ نے 1 بار ختم کیا۔ وہ کس طرح کے ایگزیکٹو ممبر کو بلا کر اسے ہدایت دے سکتے ہیں کہ وہ قانون کے خلاف جا کر اس جماعت کے خلاف اپیل کرے جس کا کیس وہ پہلے ہی سن رہے ہیں؟ اگر یہ جانبداری نہیں تو کیا ہے؟ کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں مجبور اور بے بس تھے؟ جب JIT کی سیکیورٹی ایجنسیوں کو دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو حسین نواز نے کہا، ججز اس بات کو کھل کر کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ انہوں نے JIT کی سیکیورٹی ذمہ داری ایجنسیوں کو دینے کی بات کیوں نہیں کی؟ میں 6 مرتبہ JIT کے سامنے پیش ہوا اور ہر بار انہوں نے مجھے پورے دن انتظار کروایا۔ کوئی مناسب تفتیش نہیں ہوئی، پورا احاطہ جنرل فیض کے کنٹرول میں تھا۔